वेलकम अगेन फ्रेंड्स, दिस इज रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस एंड आई एम मुदस्सिर हामिद। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आई के विजन के कुछ डिफेक्ट्स की, लाइक वी टॉक्ड अबाउट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। आज के वीडियो में हम अपना नया वाला सेंस ऑर्गन स्टार्ट करेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर बताएंगे, देन वी विल गो टू द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ दिस सेंस ऑर्गन। वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. This sense organ is known as the human ear. एयर के बारे में मैं थोड़ा सा और लिखूं तो आई कैन टेल यू दैट इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन. स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन. स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन का मतलब ये है कि एक तो ये हमको सुनने में मदद करता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द हियरिंग स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरमेंट. प्लस ये दूसरा काम भी करता है, इट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. राइट, ये दो काम करता है. क्योंकि ये हमको सुनने में मदद करता है, दैट इज वाई वी कैन से दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ हियरिंग रिसेप्टर्स. Those hearing receptors are also known as phonoreceptors. Right? So कुल मिला के बात ये है कि एयर जो है, इट इज अ phonoreceptor. It receives the hearing stimulus from the environment. उसके बाद उस hearing stimulus को एनालाइज करके भेज देता है टू द hearing center of the brain. तब जाके हम आवाज को सुनते हैं. प्लस ये दूसरा काम भी करता है. क्या काम करता है? ये हमारे बॉडी के पोस्चर को, बैलेंस को कंट्रोल में रखता है. ये दो काम करता है. लेकिन इन दोनों में से मेन फंक्शन कौन सा है? द मेन फंक्शन ऑफ ईयर इज टू मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, एंड टू रिसीव द हियरिंग स्टिमुलस इज द सेकेंडरी फंक्शन. राइट, यू नीड टू मेंशन दिस. द मेन फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. Maintenance of balance and posture. This one is the main function. And another function, secondary function जिसको मैं बोल सकता हूं, is to receive hearing stimuli. आवाज को ये रिसीव करेगा, साउंड वेव्स को, hearing stimuli from the external environment. Right? इस ह्यूमन ईयर के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे पहले, उसके बाद स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद हम बात करेंगे इसके वर्किंग की. इज इट ओके? सो लेट मी टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ह्यूमन ईयर. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दो नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाए हैं. इनको मैंने लेबल भी किया है. बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे बोर्ड्स पे, और मैं इन सारे पार्ट्स को बारी बारी एक्सप्लेन करता जाऊंगा. राइट, आई कैन टेल यू, आप याद रखिएगा कि ये जो ह्यूमन एयर है या एयर है, एयर में तीन पार्ट्स होते हैं: एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर एंड इंटरनल एयर. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल एयर की. एयर का कौन सा पार्ट है एक्सटर्नल एयर? एक्सटर्नल एयर में दो हिस्से आते हैं. क्या क्या? एयर पिन्ना and auditory meatus. The first one is pinna, and the second one is auditory meatus. Auditory meatus, MEATUS. ये दो पार्ट्स हैं एक्सटर्नल एयर के. पिन्ना इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन मैमल्स. पिन्ना मतलब ये जो है फैन लाइक स्ट्रक्चर, इट इज फाउंड इन केस ऑफ मैमल्स ओनली. हाँ, ऑडिटरी मीटस बर्ड्स में भी होता है, रेप्टाइल्स में भी होता है, एंड रेप्टाइल्स और बर्ड्स में इट इज इल डेवलप्ड. राइट, दिस पिन्ना, जैसा कि मैंने कहा, इट इज फाउंड ओनली इन मैमल्स. Right? Pinna is found only in case of mammals. किस चीज का बना है ये पिन्ना?
This pinna contains a cartilage. The cartilage is known as yellow elastic cartilage. It's consisting of yellow elastic cartilage. Right? आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज द पिन्ना. इट्स कंसिस्टिंग ऑफ, इट इज कंपोज ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्लस और भी कुछ एडिपोज टिश्यू भी होता है एंड लिटिल बिट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एज वेल, बट मेनली इसके अंदर कार्टिलेज होती है. द कार्टिलेज इज येलो इलास्टिक कार्टिलेज. अब मैंने कहा कि इट इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ मैमल्स, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें ये पिन्ना होता नहीं है. लाइक एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं. देयर आर सम मैमल्स इन विच दिस पिन्ना इज एब्सेंट, लाइक whales, seals. whale is a mammal, whales में ये नहीं होता. seal is a mammal, इनमें पिन्ना नहीं होता. and platypus, platypus, it is an egg laying mammal. आपको याद होगा, you might have studied this in your animal kingdom part. egg laying mammals को हम बोल सकते हैं prototherian mammals, right? prototherian mammals में आपने दो examples पढ़ी होंगी. One is ornithorhynchus. Ornithorhynchus is commonly known as duck-billed platypus. Australian region में होता है ये, Tasmanian region में. And another one is echidna, spiny anteater, right? These two are prototherian mammals. Mammals तो हैं ये, but they also lay eggs. हाँ, they are not true mammals. इनके अंदर आपको पिन्ना नहीं दिखाई देगा. पिन्ना is also not found in seals and whales, right? And pinna, which is found in case of it is found in case of higher mammals like human beings. It is composed of yellow elastic cartilage. इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की. आसान भाषा में बोलो तो ऑडिटरी कनाल. ये देखिए, आप ड्राइंग में देख सकते हैं. दिस ऑडिटरी मीटर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पिन्ना, अंदर की तरफ जाएगा एंड इट एंड्स एट अ मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या हमने शॉर्ट में लिखा है टिम्पैनम. इस ऑडिटरी मीटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इसमें अंदर से लगा रहता है एक लाइनिंग ऑफ ग्लैंड्स. द ग्लैंड्स आर नोन एज सेरोमिनस ग्लैंड्स. Ceruminous glands. These ceruminous glands secrete earwax. Earwax को हम सेरियोमिन भी बोलते हैं. इस earwax का काम क्या है? This earwax, this cerumen, ये ऑडिटरी कनाल को मॉइस्ट रखता है, टिम्पैनम को भी मॉइस्ट रखता है, राइट? दूसरा काम भी है ये, इसका एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी है. व्हाट? अगर कोई पैथोजन पिन्ना के थ्रू ऑडिटरी मैटियस के अंदर आएगा, ऑडिटरी मैटियस के अंदर जो ये सेरुमिन होगा, येलोइश कलर earwax, that pathogen may get entangled in this cerumen, and the cerumen restricts the entry of the pathogen into the internal air. Is it okay? हाँ जी. एक बात और आप याद रखेंगे, this cerumen is, these ceruminous glands are, they are the modified, ceruminous glands are modified sweat glands. राइट? इस ऑडिटरी मैटियस के एंड पे मैंने कहा टिम्पैनम होता है, बट रिमेंबर दिस टिम्पैनम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको एयर ड्रम भी बोलते हैं, it is not the part of external air, it is a part of middle air. So after this external air, we will go to the middle air. The middle air is starting from this tympanum, right?
ये रहा मिडल एयर के बारे में 2-4 बातें, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। मिडल एयर, right? This middle ear consists of a cavity. The cavity is known as tympanic cavity. इस tympanic cavity में हवा भरी रहती है। मैं आपको यहां ड्राइंग में दिखाने की कोशिश करूंगा where this tympanic cavity is present. ये रहा जहां पर मैंने ग्रीन कलर से शेड किया, दिस इज द टिम्पैनिक कैविटी। ओके, इस टिम्पैनिक कैविटी में हवा भरी रहती है। दूसरी बात, दिस टिम्पैनिक कैविटी इट इज कनेक्टेड टू द फेरिंक्स। ये फेरेंजियल कैविटी के साथ जुड़ा रहता है बाय मीन्स ऑफ अ ट्यूब। द ट्यूब इज नोन एज यूस्टेचियन ट्यूब। आप ड्राइंग में देख सकते हैं, दिस इज यूस्टेचियन ट्यूब। टिम्पैनिक कैविटी, मिडल एयर is represented by a cavity. The cavity is known as tympanic cavity. This tympanic cavity is connected to the pharyngeal cavity by means of a tube. The tube is named as eustachian tube. इस eustachian tube का फंक्शन क्या है, क्यों ये इसके साथ अटैच रहता है? eustachian tube बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। What? अगर तेज वॉल्यूम वाली साउंड आई, बहुत ही इंटेंस साउंड आई, दैट एक्स्ट्रा साउंड इज एक्सपेल्ड थ्रू दिस यूस्टेचियन ट्यूब। आसान भाषा में बोलूं, हिंदी में बोलूं तो अगर पिन्ना से एयर कैनाल से, ऑडिटरी मीटर से बहुत ही तेज आवाज आई जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, उस हाई वॉल्यूम वाली साउंड से एयर ड्रम टिम्पैनम को नुकसान पहुंच सकता है। देयरफॉर ये यूस्टेचियन ट्यूब क्या काम करेगा, ये इस हाई वॉल्यूम वाली साउंड में जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, दैट एक्स्ट्रा वेव्स, दैट एक्स्ट्रा वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशंस, उनको ये एक्सपेल करेगा थ्रू द फेरेंजियल कैविटी। ये इसका काम है। क्या? इट एक्सपेल्स व्हाट? एक्सपेल्स द हाई वॉल्यूम sounds through pharyngeal cavity। क्योंकि ये pharynx के साथ ही जुड़ा रहता है, इसलिए वो हाई वॉल्यूमिनस साउंड्स pharyngeal cavity से ही एस्केप कर जाएंगे, राइट? द इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस tympanic cavity में 3 हड्डियां होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी। इन 3 बोन्स को हम एयर ऑसिकल्स बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, राइट? आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो एयर ऑसिकल्स। 3 मैंने ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट वन दिस वन, इट इज मैलियस एक साइड से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। उसके बाद आएगा दूसरा इनकस। मैलियस एक साइड से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, दूसरे साइड से इनकस के साथ अटैच हुआ। देन इनकस के बाद आएगा छोटा स्टरप शेप्ड, जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स। स्टेपस बोन इज कनेक्टेड, अटैच्ड टू द इनकस बोन। इन तीनों में से सबसे बड़ी मैलियस होती है और सबसे छोटी स्टेपीज होती है। इनके बारे में 2-3 पॉइंट में लिखूं तो सबसे पहले लिखेंगे हम, इन तीनों को हम एक साथ एयर ऑसिकल्स बोलते हैं, राइट? लेट मी राइट हियर मैलियस। फर्स्ट एयर ऑसिकल इज मैलियस एक साइड से अटैच रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, दूसरे साइड से अटैच रहेगा इनकस के साथ, राइट? इट इज टुवर्ड्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हाँ जी, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री एयर ऑसिकल्स। 3 एयर ऑसिकल्स जो हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, इनमें से सबसे बड़ा यही वाला होता है, राइट? इट इज हैमर शेप्ड। Largest of the 3, it is hammer shaped, and it is a modification of articular bone of the jaw. Very important point. Modification of
आर्टिकुलर बोन ऑफ द जॉ। जॉ सस्पेंशन में आप अगर देखेंगे, आपके सिलेबस में जॉ सस्पेंशन है नहीं, but if you go a little bit higher you will see different types of jaw suspensions in vertebrates, like craniostylic jaw suspension, hyostylic jaw suspension, holostylic jaw suspension। हाँ, jaw suspensions में आप इन bones का नाम देखोगे, articular bone modify होके this malleus bone बनाती है, right? and मैलियस बोन मैंने कहा एक तरफ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी है, दूसरी तरफ से ये इनकस बोन के साथ जुड़ी है। अब बोन और बोन के बीच में ज्वाइंट होगा, तो कौन सा ज्वाइंट होगा इनके बीच में? मैलियस और इनकस बोन के बीच में होगा ज्वाइंट। दैट ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट, राइट? सिनोवियल हिंज ज्वाइंट। आप इंशाल्लाह मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। स्केलेटल सिस्टम में हम ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाइंट का स्ट्रक्चर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। वन ऑफ द ज्वाइंट्स इज हिंज ज्वाइंट। सिनोवियल ज्वाइंट्स ये होते हैं, सिनोवियल मतलब इनके अंदर एक कैविटी होती है, द कैविटी इज नोन एज सिनोवियल कैविटी, एंड सिनोवियल कैविटी कंटेन्स अ फ्लूइड, द फ्लूइड इज नोन एज सिनोवियल फ्लूइड। तो हिंज ज्वाइंट होता है किस किस बोन के बीच में? हिंज ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन मैलियस एंड इनकस बोन। इज इट ओके? इसके बाद हम बात करेंगे इनकस बोन की। मैलियस के बाद दूसरे नंबर पर आएगी इनकस, राइट? इनकस बोन एक तरफ से मैलियस बोन के साथ, हैमर शेप्ड मैलियस बोन के साथ जुड़ी रहेगी, और दूसरी तरफ से ये जुड़ी रहेगी स्टैपीज बोन के साथ। स्टैपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, यू शुड रिमेंबर दिस। इनकस बोन, incus bone is anvil shaped. Anvil shaped. Is it okay? It is the modification of जैसे मैंने वो वाला कहा, मैलियस बोन is the modification of articular bone of jaw. It is the modification of quadrate bone of jaw. Modification of quadrate bone of jaw. Is it okay? And it is connected to the stapes bone by means of ball and socket joint. Ball and socket joint is present between, incus bone and stapes bone, right? तो पहले मैलियस बोन आया। मैलियस बोन एक तरफ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ से इनकस बोन के साथ जुड़ा हुआ है। इनकस बोन के साथ ही जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ अ जॉइंट, दैट जॉइंट इज हिंज जॉइंट, राइट? देन इनकस बोन इज अटैच्ड टू द स्टैपीज बोन। इनकस और स्टैपीज के बीच में जो जॉइंट है, दैट जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट? लास्ट वन, विच इज द स्मॉलेस्ट वन, इज द स्टैपीज बोन। Stapes bone. इन तीनों में से सबसे छोटा स्टैपीज बोन, मैलियस, इनकस एंड स्टैपीज। सबसे बड़ा मैलियस होता है। दिस स्टैपीज इज ऑफ द शेप ऑफ स्टेरप ऑफ हॉर्स। शेप ऑफ स्टेरप ऑफ हॉर्स, लगभग इस तरह का शेप होता है इसमें। यस, आप देख सकते हैं ड्राइंग में। हॉर्स का स्टेरअप मतलब घोड़े के ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो जिस पे हम पैर रखेंगे उसका शेप लगभग ऐसा ही होता है, स्टेरअप ऑफ हॉर्स, राइट? इट इज स्टेरअप शेप्ड एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री। इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हायोमैंडिबुलर बोन ऑफ जॉ। Modification of hyomandibular bone of jaw, right? अब देखो, ये स्टैपीज बोन एक छोटा सा एक पोर होता है। उस पोर को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवालिस।
फेनेस्ट्रा ओवैलिस इज आल्सो नोन एज ओवल विंडो। स्टैपीज बोन इसी ओवल विंडो के ऊपर, फेनेस्ट्रा ओवैलिस के ऊपर रहती है, जस्ट लाइक अ लिड, ढक्कन की तरह। इज इट ओके? हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, द फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नल एयर इज कंसिस्टिंग ऑफ पिन्ना इन केस ऑफ मैमल्स एंड ऑडिटरी मैटियस। उसके बाद ऑडिटरी मैटियस एंड होगा बाय मीन्स ऑफ अ मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडिल ईयर का पहला हिस्सा है, राइट? एंड मिडिल ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी में एयर होता है, प्लस ये टिम्पैनिक कैविटी अटैच रहती है बाय मीन्स ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब विद अ फेरेंजियल कैविटी, ताकि एक्स्ट्रा साउंड वाइब्रेशंस, जो ज्यादा साउंड है, वॉल्यूम जिसका है ज्यादा, वो बाहर निकल सके, एयर ड्रम को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस टिम्पैनिक कैविटी में 3 बोन्स होती हैं विच आर नोन एज कलेक्टिवली नोन एज एयर ऑसिकल्स। मैलियस, इनकस एंड स्टैपीज। इन तीनों में से सबसे बड़ी मैलियस है, सबसे छोटी स्टैपीज बोन है। स्टैपीज बोन फेनेस्ट्रा ओवैलिस विच इज ऑल्सो नोन एज ओवल विंडो, ओवल विंडो के ऊपर ढक्कन की तरह रहती है, राइट? इसके बाद आएगा इंटरनल एयर, राइट? अब देखो, यहां से पिन्ना से जो साउंड वाइब्रेशंस आई, दो साउंड वाइब्रेशंस ट्रैवल थ्रू ऑडिटरी मैटियस। वन थिंग यू शुड रिमेंबर हियर इज ऑडिटरी मैटियस लगभग 24 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, राइट? इसी ऑडिटरी मैटियस के थ्रू वो साउंड वाइब्रेशंस चली एंड दे स्ट्रक व्हाट? दे स्ट्रक दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और साउंड वाइब्रेशंस को ट्रैवल कराता है इनटू द टिम्पैनिक कैविटी। इज इट ओके? टिम्पैनिक कैविटी से वो साउंड वाइब्रेशंस निकलती है और जाती है इंटरनल एयर में। किसके थ्रू? ओवल विंडो के थ्रू, फेनेस्ट्रा ओवैलिस के थ्रू। एक चीज आप याद रखेंगे, जो इंटरनल एयर होता है, इंटरनल एयर में लिक्विड होता है। 2 तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पेरिलिम्फ, दूसरे को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। अब यहां तक साउंड वाइब्रेशंस ट्रैवल कर रही थी, कहां से? बाहर से साउंड वाइब्रेशन आई एक्सटर्नल एयर के थ्रू, उसके बाद गई मिडिल एयर में, टिम्पैनिक कैविटी में। यहां तक टिम्पैनिक कैविटी तक साउंड वाइब्रेशंस ट्रैवल कर रही थी, कौन से मीडियम में? एयर मीडियम में। इज इट ओके? अब इंटरनल एयर में उन साउंड वाइब्रेशंस को मूव करना है, ट्रैवल करना है थ्रू लिक्विड मीडियम, तो जाहिर सी बात है इन साउंड वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड उतना होना चाहिए कि ये लिक्विड मीडियम में अच्छे से ट्रैवल करे और हियरिंग ऑर्गन को स्टिमुलेट करे। दैट इज व्हाई ये जो मिडिल एयर है, मिडिल एयर इन साउंड वाइब्रेशंस को पहले ही एम्पलीफाई करता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस मिडिल एयर क्या? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्पलीफिकेशन of sound vibrations, hearing stimulus, right? क्यों एम्पलीफाई करने की जरूरत है? क्योंकि बाद में इन साउंड वाइब्रेशंस को इंटरनल एयर में जाना है, और इंटरनल एयर में इन साउंड वाइब्रेशंस को ट्रैवल करना है थ्रू लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में ट्रैवल करने के लिए इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, राइट? अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ, अगर इनका इंटेंसिटी कम हुआ, तो ये मिडिल एयर के अंदर जो हियरिंग ऑर्गन है, उस हियरिंग ऑर्गन को ये स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे, हमको सुनाई नहीं देगा। यही वजह है कि जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं वो हम सुन नहीं पाते, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन के बाद भी उतना ज्यादा होता ही नहीं है कि वो इंटरनल एयर के अंदर हमारे हियरिंग ऑर्गन को स्टिमुलेट कर पाए। इज इट ओके? लेट अस मूव टू the third part of the human air, and that third part is known as internal air. Internal air is known as labyrinth, right? Internal air को हम labyrinth बोलते हैं। Third part is internal air. It is known as labyrinth, Labyrinth, labyrinth. Labyrinth के 2 parts हैं. The first one is bony labyrinth, and the second one is membranous labyrinth. इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी करेंगे। लेट अस टेक अ बॉक्स, एक हम वुडन बॉक्स ले लेंगे। इस वुडन बॉक्स के अंदर हम एक और बॉक्स रखेंगे, राइट?
वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स के हम अंदर मैंने एक और प्लास्टिक बॉक्स रखा, ठीक, लेकिन वुडन बॉक्स में हमने प्लास्टिक बॉक्स के साथ साथ पानी रखा। तो वुडन बॉक्स, उसके अंदर पानी है, उस पानी में फ्लोट कर रहा है, सस्पेंडेड है प्लास्टिक बॉक्स। अब मान लो ये जो वुडन बॉक्स है, इट इज द बोनी लैबिरिंथ। उस बोनी लैबिरिंथ में एक लिक्विड है, दैट लिक्विड इज नोन एज पेरिलिम्फ, राइट। और इसी पेरिलिम्फ के अंदर, इसी वुडन बॉक्स के अंदर जो पानी है, उसी में बात कर रहा है कौन सा, प्लास्टिक बॉक्स। प्लास्टिक बॉक्स बोले तो मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। एंड इस मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ के अंदर जो कैविटी है, दैट कैविटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नोन एज एंडोलिम्फ, राइट। ये जो लैबिरिंथ है, लैबिरिंथ के दो पार्ट्स हमने बताए, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। अब मान लो एक वुडन बॉक्स है, इस वुडन बॉक्स को हम बोनी लैबिरिंथ बोलेंगे। इस वुडन बॉक्स के अंदर हम एक फ्लूइड रखेंगे, लेट दैट फ्लूइड इज पेरिलिम्फ, और उस फ्लूइड में बात कर रहा है एक और बॉक्स, दैट बॉक्स इज लेट प्लास्टिक बॉक्स, दैट बॉक्स इज सिमिलर टू द मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। ऐसा केस है। इस मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ के अंदर एक चेंबर है, दैट चेंबर कंटेन्स एंडोलिम्फ, राइट। तो हम ये बोलेंगे कि इंटरनल एयर के अंदर दो तरह के लिक्विड्स हैं, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, राइट। जैसा कि मैंने कहा, जब मिडिल एयर से साउंड वाइब्रेशंस आएंगी, दो साउंड वाइब्रेशंस पास ऑन फ्रॉम द मिडिल एयर टू द इंटरनल एयर थ्रू दिस फेनेस्ट्रा ओवैलिस। अब उन साउंड वाइब्रेशंस को ट्रैवल करना है लिक्विड मीडियम में, देयरफॉर ये मिडिल एयर पहले ही उन साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर चुका है, राइट, ताकि वो साउंड वाइब्रेशंस लिक्विड मीडियम में ट्रैवल करके इस इंटरनल एयर के अंदर जो हियरिंग ऑर्गन है उसको स्टिमुलेट कर पाए। अगर साउंड वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड सही नहीं रहा, अगर वो एम्पलीफाई नहीं हुए, तो इस इंटरनल एयर के अंदर जो हियरिंग ऑर्गन है वो स्टिमुलेट हो नहीं पाएगा और हम आवाज सुन नहीं पाएंगे, राइट। सो हमने क्या बोला कि लैबिरिंथ, इंटरनल एयर के दो पार्ट्स हैं। इंटरनल एयर इज नोन एज लैबिरिंथ। लैबिरिंथ इज consisting of two parts, bony labyrinth and membranous labyrinth. Bony labyrinth is a series of channels. उन channels के अंदर एक और series of channels है, that series of channels is known as membranous labyrinth. And membranous labyrinth के अंदर जो cavity है, that cavity is known as, that cavity contains a fluid, that fluid is known as endolymph. इस membranous labyrinth के बाहर जो gap है, उस gap में perilymph है, that outside that perilymph will be the bony labyrinth, right? इस इंटरनल एयर या लैबिरिंथ के दो हिस्से हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल और दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं कॉक्लिया। मैं बारी बारी दोनों के बारे में बोलूंगा। फर्स्ट वन इज वेस्टिब्यूल। शायद आप ड्राइंग में देख सकते हैं, ये पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये सारा पार्ट वेस्टिब्यूल है और नीचे वाला हिस्सा कॉक्लिया है। Vestibule is further of two parts. It is consisting of a set of semicircular canals. तीन semicircular canals होती हैं perpendicular to each other, and then it also consists of otolith organ. O-T-O-L-I-T-H. Otolith organ. ये रहे सेमीसर्कुलर कनाल्स और नीचे ये ऑटोलिथ ऑर्गन, राइट। सेमीसर्कुलर कनाल्स मैंने कहा तीन होते हैं। अगर ये सेमीसर्कुलर कनाल को मैं ड्रॉ करूं तो हर सेमीसर्कुलर कनाल का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है, स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ ईच सेमीसर्कुलर कनाल इज स्वोलन। आप ड्राइंग में देख सकते हो, दिस स्वोलन पोर्शन ऑफ सेमीसर्कुलर कनाल इज नोन एज एम्प्यूला, राइट। क्योंकि यहां पर तीन सेमीसर्कुलर कनाल्स होते हैं तो तीन एम्प्यूली होंगे और हर एम्प्यूला के अंदर आपको एक स्पेशल ऑर्गन दिखाई देगा, दैट ऑर्गन इज नोन एज क्रिस्टा। तो एम्प्यूली के अंदर बहुत सारे क्रिस्टी होते हैं। दीज क्रिस्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कहने का यह है
कि जब इंसान स्टेट ऑफ मूवमेंट में होता है, जब इंसान मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, उस वक्त बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखना जरूरी होता है. एंड दैट मेंटेनेंस ऑफ posture and balance of the body is known as dynamic equilibrium. This dynamic equilibrium is controlled by cristae which are located in the ampullae of the semicircular canals. Right? उसके बाद आता है otolith organ. Otolith organ में दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. Right? Saccule and utricle. Otolith organ. It consists of two parts, saccule and utricle. मैंने यहां पर ड्राइंग में नहीं दिखाया, लंबा हो जाएगा, बस आप ऐसे ही याद रखो. इस सैक्यूल और यूट्रिकल के अंदर और कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. दोज ऑर्गन्स आर नोन एज मैक्यूली. सिंगुलर इज मैक्यूला, प्लूरल इज मैक्यूली. ये मैक्यूली क्या काम करते हैं? ये मैक्यूली इंसान के स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. मतलब जब इंसान रेस्ट में होता है, कोई मूवमेंट नहीं करता, उस वक्त बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन रखने में ये मदद करते हैं. सो हम ये बोल सकते हैं कि वेस्टिब्यूल बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखता है. जब बॉडी मूवमेंट में होती है तब एम्प्यूला के अंदर जो क्रिस्टी हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर. व्हेन द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, उस वक्त मैक्यूली विच आर प्रेजेंट इन द ऑटोलिथ ऑर्गन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. वेस्टिब्यूल से एक नर्व अराइज होती है, आप देख सकते हैं ड्राइंग में मैंने बताया है ग्रीन कलर से. द नर्व इज नोन एज वेस्टिब्यूलर नर्व. ओके, उसके बाद बात आती है इस इंटरनल एयर के नीचे वाले हिस्से की, जिसको हम कॉकलिया बोलते हैं. इज इट ओके? कॉकलिया का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो. डिटेल स्ट्रक्चर कॉकलिया का बनाया है मैंने. राइट? कॉकलिया के अंदर साउंड वाइब्रेशंस, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, साउंड वाइब्रेशंस कॉकलिया के अंदर आती हैं बाय मींस ऑफ फेनेस्ट्रा ओवालिस, ओवल विंडो. कहां से आई एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशंस? मिडिल ईयर से, टिम्पैनिक कैविटी से आई. उनको एम्पलीफाई किया हुआ था ईयर ऑसिकल्स ने. राइट? ईयर ऑसिकल्स क्या हैं? दीज आर थ्री बोन्स प्रेजेंट इन द टिम्पैनिक कैविटी. मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज. सबसे छोटी बोन स्टेपीज है, सबसे बड़ी मैलियस है. राइट? मैलियस और इनकस के बीच में जो ज्वाइंट है, दैट ज्वाइंट इज द हिंज ज्वाइंट, while as a joint between stapes bone and the incus bone is the ball and socket joint. राइट? यहां पर साउंड वाइब्रेशंस एम्पलीफाई हो गए. दो साउंड वाइब्रेशंस ट्रैवल थ्रू फेनेस्ट्रा ओवालिस इनटू द इंटरनल एयर, वहां पर कॉकलिया के पास जाएंगे. राइट? तो कॉकलिया का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. कॉकलिया के अंदर एक चेंबर होता है. दैट चेंबर इज नोन एज स्केला मीडिया. इस चेंबर के अंदर एक लिक्विड है, द लिक्विड इज नोन एज एंडोलिम्फ. राइट? इस कॉकलिया के अंदर दो एम्प्टी स्पेसेस आप देख सकते हो. रिमेंबर, दीज आर नॉट चेंबर्स, एम्प्टी स्पेसेस. कॉकलिया के बाहर लिक्विड है, द लिक्विड इज पेरिलिम्फ. इन एम्प्टी स्पेसेस में भी जाहिर सी बात है वही पेरिलिम्फ आएगा. राइट? इस वाली एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई. इट कंसिस्ट्स ऑफ पेरिलिम्फ. नीचे वाली एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं स्केला टिम्पैनी. इट आल्सो इज बाथिंग इन द पेरिलिम्फ. राइट? एंड स्केला मीडिया के अंदर एक, स्केला मीडिया इज द इंटरनल चेंबर ऑफ द कॉकलिया. इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है. ठीक है? स्केला वेस्टिब्यूलाई, इसके बेस पे एक मेम्ब्रेन होता है, द मेम्ब्रेन इज नोन एज रिजनर्स मेम्ब्रेन. और स्केला टिम्पैनी के रूफ पे एक मेम्ब्रेन होता है, द मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन. बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लगा रहता है हियरिंग ऑर्गन. दिस हियरिंग ऑर्गन इज आल्सो नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉटी. राइट? ये ऑर्गन ऑफ कॉटी काम कैसे करता है, वी विल सी दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके? इस ऑर्गन ऑफ कॉटी के ऊपर एक रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ एक और मेम्ब्रेन होता है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो यू कैन से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और हियरिंग ऑर्गन, दे लाई इन द स्केला मीडिया अबव विच मेम्ब्रेन? बेसिलर मेम्ब्रेन. अब इस हियरिंग ऑर्गन से एक नर्व अराइज होती है, द नर्व इज नोन एज कॉकलियर नर्व. यहां पर आप देख सकते हैं कॉकलियर नर्व. राइट? कॉकलियर नर्व वेस्टिबुलर नर्व के साथ ज्वाइन होके एक ही नर्व बाहर आ जाती है, बड़ी वाली नर्व. दैट नर्व इज नोन एज वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व.
This vestibulocochlear nerve is also known as auditory nerve, and auditory nerve is a cranial nerve. Probably it is 8th cranial nerve शायद. आप प्लीज इसको चेक कीजिएगा. राइट तो इस कॉकलिया के अंदर जो हेयरिंग ऑर्गन है, हेयरिंग ऑर्गन के अंदर जो भी काम होगा, जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो इसी कॉकलिया के थ्रू, कॉकलियर नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन के पास पहुंचेगा. तब जाके वो साउंड वाइब्रेशंस एनालाइज होंगी एंड हमको आवाज सुनाई देगी. राइट तो इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एयर. तो कुल मिला के बात यह है कि एयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इंटरनल एयर. मैंने बारी बारी तीनों का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है. इसके बाद हम बात करेंगे द वर्किंग, द फंक्शनिंग ऑफ दिस एयर, हाउ दिस इम्पल्स इज जनरेटेड एंड हाउ दैट इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आवाज सुनाई कैसे दे रही है. राइट वी विल टेक दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.